गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी सरिता का पाठ 8 विरासत पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ हम सभी को मनुष्य किस प्रकार पर्यावरण को प्रदूषित करता जा रहा है उसके बारे में एक गंभीर संदेश देता है। पाठ का प्रारंभ कुछ इस प्रकार से होता है। वयोवृद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर कामिन अपने प्रयोगशाला में बैठे हुए थे। तभी गुंजनकांत नामक एक व्यक्ति उनके पास आता है। दोनों में आपस में कुछ वार्तालाप होता है। इसके बाद प्रोफेसर कामिन गुंजनकांत से पूछते हैं कि क्या आप इस प्रयोग के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। प्रोफेसर कामिन के इस प्रश्न के उत्तर में गुंजनकांत कहते हैं, मुझे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी है और इसके उपचार की खोज करते करते मनुष्य थक चुका है। मैं जानता हूँ कि अकाल मृत्यु ही मेरी नियति है, परंतु फिर भी मैं इस सुंदर पृथ्वी पर जो प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है बहुत लंबे समय तक जीवित रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहुत लंबे समय तक मैं पक्षियों का कलरव सुनूं, इंद्रधनुषी आकाश को देखूं और मनोरम वादियों में भ्रमण करूं। परंतु मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस सुंदर पृथ्वी पर लंबे समय तक जीवित कैसे रहूं। प्रोफेसर गुंजनकांत की इस बात पर कहते हैं कि आपने 100 साल से सोई राजकुमारी की कहानी अवश्य सुनी होगी। मैं कुछ ऐसा ही प्रयोग आपके द्वारा सार्थक करना चाहता हूँ। प्रोफेसर अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि विशेष वैज्ञानिक विधियों द्वारा आपकी मनोशारीरिक प्रक्रियाओं की गति अत्यंत मंद करके आपको वैसे ही सुला दिया जाएगा और जब कभी समय का महानायक विज्ञान कैंसर का उपचार खोजकर अपने इलाज की विज्ञान छड़ी आपके सिर से छुएगा, तब आप उस राजकुमार की तरह रोग मुक्त होकर असीम निद्रा से जाग उठेंगे। प्रोफेसर के शब्द सुनकर गुंजनकांत सहज से मुस्कुरा उठते हैं, लेकिन फिर भी अधीरता से पूछते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा संभव है। प्रोफेसर गुंजनकांत की उत्सुकता का उत्तर देते हुए कहते हैं, क्यों नहीं, यह बिल्कुल संभव है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से जीव जंतुओं में प्राकृतिक रूप से यह व्यवस्था होती है कि वे वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं की गति को धीमा कर देते हैं तथा शीत निद्रा अथवा ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं, और जब वातावरण अनुकूल होता है वे फिर से जाग जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा। गुंजनकांत बहुत प्रसन्न होते हैं प्रोफेसर कामिन की इस बात को सुनकर। फिर वे प्रोफेसर के साथ गुंजनकांत उनकी प्रयोगशाला में चले जाते हैं, जहां वे पाते हैं कि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। प्रोफेसर गुंजनकांत को एक स्थान पर लेटा देते हैं, और ये स्थान कैसा था? ये कैप्सूल के आकार की बॉक्स नुमा एक आकृति थी जो विशेष प्रकार की धातु से बनी हुई थी। ये विशेष प्रकार का धातु बॉक्स शरीर को तापमान के उतार चढ़ाव, धक्कों और झटकों से बचाने में मदद करेगा, ऐसा प्रोफेसर कामिन गुंजनकांत को समझाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर उन्हें कुछ नीले और हरे रंग के मुट्ठी भर कैप्सूल देते हैं और उन्हें एक गिलास पानी भी देते हैं, और यह देते हुए उन्हें समझाते हैं कि ये कैप्सूल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन से भरपूर हैं और ये कई वर्षों तक आपको ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे, और जब आप कई वर्षों की लंबी निद्रा के बाद जागेंगे तो आप ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द अर्थ बन चुके होंगे। यह बात कहते कहते प्रोफेसर कामिन बहुत तेजी से हंसने लगते हैं, पर गुंजनकांत सिर्फ मुस्कुराकर रह जाते हैं। उसका कारण यह होता है कि थोड़ा सा उनके मन में रोमांच तो था ही, लेकिन भय भी था। उन्हें ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा संभव हो सकेगा, इसलिए उनकी मुस्कुराहट में उतनी तेजी नहीं थी जैसा कि प्रोफेसर कामिन की हंसी में होती है। लेकिन फिर भी वे अडिग थे और वे इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि अब उन्हें प्रोफेसर कामिन की प्रत्येक बात को शिरोधार्य करना है और उन्हें कुछ इस तरह से करना है कि जो उनके वर्तमान और उनके भविष्य दोनों को ही संवार दे। और प्रोफेसर
द्वारा दिए गए कैप्सूलों को खाकर गुंजनकांत का शरीर धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय होने से पहले उन्हें अपनी पत्नी की भी याद आती है, क्योंकि वे ये जानते थे कि उनकी पत्नी उन्हें इस प्रयोग की इजाज़त कभी नहीं देती। इसके बाद वे अंतिम ध्वनि प्रोफेसर की सुनते हैं और एक लंबी निद्रा में चले जाते हैं। प्रोफेसर कामिन जब ये प्रयोग कर लेते हैं तो बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें सहसा विश्वास ही नहीं होता है कि उनका प्रयोग सफल हो गया है। प्रसन्नता के मद में यानी अत्यधिक प्रसन्नता होती है और प्रोफेसर कामिन क्योंकि वयोवृद्ध होते हैं, उम्र बहुत अधिक होती है, 70 वर्ष की उम्र होती है, इस कारण प्रसन्नता के इस तीव्र आवेग को संभाल नहीं पाते हैं और एक तीव्र हृदयाघात के साथ वो इस दुनिया से चले जाते हैं और उनके जाते ही उनके सभी स्वप्न, उनके ये प्रयोग इस संसार से अनजाने रह जाते हैं। अब इधर गुंजनकांत के साथ क्या होता है, क्योंकि गुंजनकांत प्रोफेसर द्वारा दिए गए कैप्सूल को खाकर एक असीम निद्रा की प्रक्रिया में जा चुके थे और जब न जाने कितने वर्ष बीतते हैं और जब उनकी चेतना पुनर्जागृत होती है तो वे पाते हैं कि कोई व्यक्ति उनसे यह पूछ रहा है कि क्या आप स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। तो वे हार का उत्तर तो दे देते हैं, लेकिन आंखें खोलकर देखते हैं कि प्लास्टिक जैसे किसी पदार्थ से बनी हुई कोई प्रयोगशाला है जहां पर अजीब गरीब यंत्र रखे हुए हैं और उनके सामने एक विचित्र प्रकार की आकृति खड़ी हुई है जिसका बड़ा सा सिर है, दुर्बल हाथ पैर हैं, झुर्रीदार और चितकबरी त्वचा है। उन्हें यह मानव से मिलता जुलता कोई प्राणी तो लगता है, परंतु वह मानव नहीं था। इसलिए उस विचित्र से आकृति को देखकर एक बार तो गुंजनकांत डर जाते हैं। अपनी स्मृति पर जोर डालते हैं, तब उन्हें याद आता है कि पहले वो कहाँ थे, किस तरह से वो गुंजनकांत के पास आए थे, किस तरह से गुंजनकांत प्रोफेसर के पास आए थे, किस तरह से उन्होंने प्रोफेसर के साथ सारी बातचीत की थी और प्रोफेसर ने उन्हें किस प्रकार एक असीम निद्रा में सुला दिया था। तो जब ये प्रश्न उनके मन में उठते हैं तो तुरंत ही वे अपने इस प्रश्न को उस अजनबी परिचायक के सामने रखना ही चाहते हैं कि वो अजनबी उनके प्रश्न को जान जाता है और वह बताता है कि आप पृथ्वी पर हैं और लगभग 1 शताब्दी बाद जाके हैं। 1 शताब्दी 100 वर्ष का समूह होता है। वह अजनबी उन्हें बताता है कि कैंसर का उपचार तो पहले ही खोज लिया था, लेकिन भूगर्भिक हलचलों के कारण, भूगर्भिक हलचल क्या होती है, पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचलें, है ना, जो किसके रूप में सामने आती है, भूकंप के रूप में हमारे सामने आती है। ठीक है, कितने तरह के और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमारे सामने आती है। तो वह अजनबी उन्हें बताता है कि पृथ्वी में हो रही हलचलों के कारण आपका कैप्सूल में बंद शरीर अज्ञात स्थान पर पहुंच गया जहां पर इसे कोई नहीं देख सका और इसलिए आज लंबे समय बाद आपको चैतन्य किया जा चुका है। चैतन्य यानी सजीव, यानी जीवन दिया जा चुका है। तो गुंजनकांत प्रसन्न होते हैं और धन्यवाद कहते हैं। फिर वे अपनी पुराने और अपनी प्रिय परिचित पृथ्वी पर जाने के लिए उत्सुक होते हैं। तब वे अजनबी से पूछते हैं कि क्या मैं पृथ्वी पर जा सकता हूँ। तो उनका साथी, जो अजनबी साथी होता है, वह उन्हें आश्चर्य से देखता है। फिर कहते हैं हाँ ठीक है, आपको पृथ्वी पर जाना है, पृथ्वी को देखना है, आप जा सकते हैं, परंतु वहाँ पर जाने के लिए आपको एक विशेष प्रकार की पोशाक पहननी होगी। गुंजनकांत को समझ नहीं आता है कि पृथ्वी पर जाने के लिए विशेष प्रकार की पोशाक की क्या आवश्यकता है, परंतु फिर भी वे कुछ कहते नहीं हैं और वे विचित्र पोशाक पहन लेते हैं। तो साथ चलते चलते गुंजनकांत उस अजनबी से पूछते हैं कि आपका शरीर इस प्रकार का क्यों हो गया है। तो उनके इस प्रश्न को सुनकर एक विचित्र सी मुस्कुराहट, मजाक उड़ाने वाली, विद्रूप का अर्थ मजाक उड़ाने वाली, एक मजाक उड़ाने वाली आकृति के होठों पर हंसी उभर आती है। वह बताता है कि 21वीं शती के आरंभ से ही अधिकतर कार्य स्वचालित यंत्रों से होने लगे थे। मनुष्य हाथ पैरों का प्रयोग कम और मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करने लगा था, जिसका परिणाम क्या हुआ, हाथ पैर दुर्बल हो गए और खोपड़ी का आकार बढ़ गया। अजनबी गुंजनकांत के इस बात का उत्तर देता है। फिर गुंजनकांत पूछते हैं कि आपकी त्वचा इस तरह से झुर्रीदार और त्वचा चितकबरी सी क्यों हो गई है। तो फिर से गुंजनकांत को अजनबी इस तरह से उत्तर देता है
कि हमारे बुद्धिहीन पूर्वजों ने पृथ्वी पर इतना प्रदूषण फैलाया कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली ओजोन परत विखंडित हो गई। हम सभी जानते हैं कि सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं, जिन्हें पराबैंगनी किरणें कहा जाता है, उसको रोकने वाली ओजोन परत हमारे चारों तरफ है। लेकिन इस प्रदूषण के कारण वह ओजोन परत का धीरे धीरे क्षय हो रहा है, नाश हो रहा है। यही कारण है पृथ्वी पर जो है वो जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, वो परिवर्तन हमारे सामने आ रहे हैं। अजनबी की बात सुनकर गुंजनकांत गहरी अपराध भावना से भर उठते हैं। तभी अजनबी उन्हें कहता है, सावधान हो जाइए, अब हम पृथ्वी की सतह पर कदम रख रहे हैं। और जब वो पृथ्वी की सतह पर कदम रखते हैं तो चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि जिस सुंदर पृथ्वी को वो छोड़ कर गए थे, जिस सुंदर पृथ्वी पर वे लंबे समय तक जीने की कल्पना कर रहे थे, उस सुंदर पृथ्वी पर आज मीलों तक फैली सूनी नजर आ रही थी, जहाँ पर ना पेड़ पौधे हैं, ना कोई पशु पक्षी। चारों तरफ प्रदूषण के कारण फैला हुआ कचरा ही दिखाई दे रहा था। अजनबी बताता है कि 20वीं सदी का जो तथाकथित बुद्धिमान मनुष्य है, उसने वनों की अंधाधुंध कटाई की है, परमाणु विस्फोट किए हैं और औद्योगिक प्रगति के नाम पर अनेक हानिकारक रसायनों का प्रयोग किया है, जिसके कारण पर्यावरण इतना अधिक प्रदूषित हो गया है और जीव श्रृंखला छिन्न भिन्न हो गई है और पृथ्वी का तापमान भी बढ़ गया है। और स्थिति यहाँ तक आ पहुँची है कि ऐसे में किसी जीवधारी का जीवित रहना असंभव हो गया है। इसलिए आज मनुष्य को इस दूषित वातावरण से बचने के लिए भूमिगत आवास में रहकर ही जीवन को बचाए रखना होगा। गुंजनकांत यह सब दृश्य देखकर और सुनकर भय से कांप जाते हैं। उनकी पृथ्वी पर पशु विचरते थे, पक्षी कलरव करते थे, नदियां वे झरने कलकल बहते थे, हरी भरी सुरम्य वादियां गुनगुनाती थी, पर्वत शांत से सिर उठाए खड़े रहते थे, ताजी हवा के सुगंधित झोंके थे, जिनमें उनमें जीवित रहने की अदम्य लालसा जगाई थी। ये सब अपने सामने नहीं पाते हैं तो उनके मन से जीवन जीने की कल्पना भी जो है वो खत्म हो जाती है और वे सोच लेते हैं कि अब वे इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहेंगे और इस प्रकार उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो अपने विशेष पोशाक उतार फेंकते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रस्तुत पाठ एक काल्पनिक पाठ है। लेखक ने काल्पनिक परिदृश्य की कल्पना की है, लेकिन यह काल्पनिक परिदृश्य किसी दिन हमारे सामने सजीव हो सकता है, क्योंकि आज मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण पर्यावरण को इतना अधिक प्रदूषित कर चुका है कि आने वाले समय में यह सब कुछ हमारे सामने ही होगा, जैसा गुंजनकांत ने देखा था। तो हम प्रयास करें कि पृथ्वी पर प्रदूषण कम करें, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं इस पृथ्वी पर सुंदर पृथ्वी को देख सकें, यहाँ पर विचरण कर सकें। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।